बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब, आपका ये जो लॉन्ग वीकेंड है बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। ईद की छुट्टियां थी, वैसे तो सरकारी तौर पर 2 ही मिली थी, लेकिन लोगों ने एक छुट्टी को मिलाकर अपना वीकेंड उसमें शामिल किया और 5 छुट्टियां हो गई। 5 छुट्टियों का मतलब तकरीबन पूरा हफ्ता ही ऑफ था। आप कहीं गई? अली, हमारी तो 5 छुट्टियां नहीं होती। हम तो ईदैन पर भी यहाँ मौजूद थे। हाँ। तीसरे दिन तक हम यहाँ पर मौजूद थे। हमें तो वही अपनी 2 छुट्टियां मिली हैं। लेकिन पंजाब में रहने का जो फायदा है वो यही है कि इन 2 छुट्टियों में भी आप शहर से बाहर जाकर, खासकर इस्लामाबाद और पहाड़ी, और अच्छी बात ये हुई जो मौसम बहुत बेहतर हो गया। वो जो शदीद बारिश थी ना, जो बड़ी तूफानी बारिश थी, ओले पड़े हैं। लाहौर की हम बात करें खुसूसी तौर पर, उससे वेदर बड़ा शिफ्ट हो गया और उससे मौसम में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। यानी कि जो धूप है वो भी उस शिद्दत की नहीं महसूस हो रही। लेकिन शाम में जो है कुछ खुनकी रहती है, अभी भी मौजूद है। लेकिन अलर्ट्स अभी भी मौजूद हैं कि हीट वेव आनी है और बड़ी खतरनाक किस्म की होगी। तो अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और जो खैरियत से गर्मी का मौसम है वो गुजर जाए, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी बर्दाश्त हमसे बिल्कुल नहीं होनी है। और ख़ास तौर पे जो हमारे छोटे बच्चे बुजुर्ग, उनका आपने खुद से ख्याल रखना है। बिल्कुल। और ये जो बैनुल-अक़वामी सतह पर इस वक्त जो सूरत हाल है वो भी हमारे मौसम की तरह ही है। पेशगोई कुछ होती है, हो कुछ जाता है। तो हम अमेरिका और ईरान की बात करते हैं, जिनके दरमियान अभी तक मुआहदा नहीं हो पाया है और रवां हफ्ते मुमकिन है कि मुआहदा तय पा जाए। उधर अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदे में तरमीम का मुतालबा कर दिया है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सॉस ने अमेरिकी ओहदेदार के हवाले से दावा किया कि सदर ट्रंप मुआहदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक शिकों को मजीद सख्त बनाना चाहते हैं। ट्रंप अफजुदा यूरेनियम के मुस्तकबिल और मुंतकली के तरीक़ेकार की भी मजीद वजाहत चाहते हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को तब्दील शुदा तजावीज़ भेज दी हैं। नई तजावीज़ का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना और उसे पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द राज़ी करना है। उधर ईरान के आला मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ किसी भी मुआहदे को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक उसके ठोस और अमली नताइज सामने ना आ जाए। ईरान को मुखालिफ फरीक के वादों पर एतमाद नहीं है, इसलिए किसी भी मुआहदे में पेशरफ्त का वाहिद मायार हकीकी और काबिल तस्दीक नताइज होंगे। जी हाँ। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ये कहना है कि गुफ्तो शनीद और पैगामात का तबादला जारी है, कोई मखसूस नतीजा आने तक फैसला देना मुमकिन नहीं है। और उन्होंने कहा कि क़यासराइयों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ये कहना है, बैरूनी पाबंदियों के बायस मुल्की इंतज़ाम में पेचीदगियाँ पैदा हुई। दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए ईरानी अवाम को हक़ाइक़ से आगाह करना ज़रूरी है। ईरान के बाज़ मुआशी मसाइल बैरूनी पाबंदियों और रुकावटों का नतीजा है। और दूसरी जानिब अगर बात करें, इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान में बोफोर्ट किला पर कब्जा कर लिया हो और 26 साल बाद ये हुआ है कि सेहूनी फ़ौज की लेबनानी सरहद में इतनी बड़ी एंट्री हुई है। अरब मीडिया के अकॉर्डिंग इसराइल 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल लेबनान के 20% इलाके पर कब्जा कर चुका है। इस पर हिजबुल्लाह ने जवाबी हमला किया और जनूबी लेबनान में ड्रोन हमले में एक और इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। लेबनान में इसराइली जारियत पर फ्रांस ने सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। और फ्रांसीसी जो वज़ीर ख़ारजा है, उनका ये कहना है कि लेबनान में इसराइली फौजी कार्रवाइयों के तसलसल और लेबनानी इलाके पर कब्जे का कोई जवाज़ बनता नहीं है। इसराइली अफवाज की लेबनानी सरजमीन में मजीद पेशकदमी पर फ्रांस को शदीद तशवीश है। ये सारी सिचुएशन है जी जिस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? जी वालेकुम, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से हम इसराइल वाले मामले पर भी आते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जो ईरान अमेरिका अमन मुआहिदा है, जिसके दोनों फरीकैन ख्वाहिशमंद भी हैं और उनको ज़रूरत भी है कि ये बर वक्त हो जाए, तो फिर ये जो डिले आ रहा है इतना ज़्यादा, इसकी रीज़न क्या है? आई थिंक एक तो अगर अब्बास अराग़ची साहब का स्टेटमेंट देखें, वो खुद आई थिंक ही इज नॉट रेडी टू कमिटेड। लेकिन मैं थोड़ा सा आई थिंक एनालिसिस करूंगा फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड। एक तो पब्लिक रिटोरिक है जो आप देख रहे हैं, और वो ज़रूरी भी है। साफ ज़ाहिर इतनी बड़ी हॉस्टिलिटी रही पिछले 47 साल की, फिर 2 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं पिछले 2 साल में। एक लंबी लड़ाई हुई कन्वेंशनल डोमेन में और दोनों साइडों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। लेकिन उसमें अगर आप देखें कि जब से सीज फायर हुआ है उसके बाद कहते हैं शूटिंग वॉर नहीं हुई। सो ये आई थिंक सबसे बड़ी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि चीज़ें जो है वो शायद हल की तरफ जा रही हैं, क्योंकि उसमें आप कह रहे हैं ठक ठुक हुई, कोई लेट से लाइट किस्म के अटैक्स हुए, लेकिन कोई मेजर कॉन्फ्लिग्रेशन नहीं हुई। और उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान का रोल है। जब शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, सारी दुनिया को पता है कि उसमें तकरीबन $3 ट्रिलियन का ग्लोबल लेट से मार्केट्स को फायदा हुआ।
दूसरा जो आई थिंक बड़ा फैक्टर है वो है कि इंटायर वर्ल्ड इज फेड अप ऑफ दिस वॉर, इंक्लूडिंग जो रीजन है, चाहे वो गल्फ स्टेट्स हों, हम लोग हैं, इवन भारत है, डिस्पाइट के वो एक और कैटेगरी में आते हैं जो खामखा चाहते हैं कि लड़ाई चलती रहे और पब्लिक उनकी सफर करती रहे। एंड देन यूरोपियन यूनियन है, बहुत बुरे हालात हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, एंड देन आई थिंक तीसरा फैक्टर बड़ी पावर्स जो अदर देन यूएस हैं, चाइना और रशिया। रशियन फेडरेशन का अपना इंटरेस्ट है कि चीजें स्टेबलाइज हों, बिकॉज ईरान के अंदर ना सिर्फ उनकी इन्वेस्टमेंट है बल्कि स्ट्रेटेजिक आप कह लें कोलैबोरेशन है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। एंड दे वुड नेवर लाइक टोटली प्रो ज़ायनिस्ट प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आ जाए और फिर सारा यहाँ पे सिस्टम बदल जाए। और फिर आ जाते हैं मीडिएटर्स जो जिसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है, जिन्होंने अपना रोल प्ले किया है। तो तीसरा फिर फैक्टर आ जाता है डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन का, जो साफ ज़ाहिर है ट्रम्प साहब बीइंग हेड ऑफ अ सुपर पावर एंटर हुए वॉर में, और उसमें बबांगे दावे भी किए गए, और अब ये अगर आप देखें जब ऑब्जेक्टिव शुरू में ले किए गए थे और इस वक्त जो बात हो रही है इट्स वेरी डिफरेंट। तो साफ ज़ाहिर है इस लड़ाई ने भी आई थिंक कुछ लेसन दिए, लेकिन पब्लिक ओपिनियन को आपने कन्विंस करना है, कितना खर्चा भी किया, इतने लॉसेस भी हुए और सुपर पावर की क्रेडिबिलिटी को डेंट भी हो, तो अभी आप कैसे नेगोशिएट करेंगे। बिल्कुल ठीक। फिर इजराइल का आ जाता है चौथा फैक्टर, जो ईरान के साथ डायरेक्ट उनका एक वो रहा है मुहासमा, उसमें अभी एक चेंजेस आ रही है कि कनेस्टेड के शायद इलेक्शन होने जा रहे हैं, बिल मूव हो चुका है और ये डिसॉल्व हो जाएगी उनकी असेंबली, और फिर 3 महीने अब इलेक्शन पीरियड में चले जाएंगे, आई थिंक सितंबर में होने। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि जो आई थिंक बड़ी लड़ाई से बचाएगा। तो उसके बाद डेफिनेटली एनर्जी प्रेशर है, इकोनॉमिक चोक होल्ड हुआ था, तो मेरे ख्याल में चीजें अमन की तरफ जा रही हैं। बाकी इट विल टेक अ वाइल, इसके अंदर आपको रेटोरिक भी नजर आएगा, पोस्टरिंग भी होगी, बट होपफुली चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, पोस्टिंग की आपने बात की है, जो मिडिल ईस्ट में अब हमें ममालिक हैं उनकी पोस्टिंग भी मुख्तलिफ इस तरह से दिखाई देती है कि कतर ने भी कहा है कि वो कुछ ख़ास दुरानिए के लिए जो ईरान का हक है आबनाए हुरमस पर उसको तस्लीम करते हैं और टैक्स वसूली को कबूल करेंगे अगर कोई ऐसा जो है फ्रेमवर्क पेश किया जाता है। इसके साथ साथ फ्रांस की जानिब से भी जो हमने तशवीश शेयर की है अपने नाज़रीन के साथ, उसमें भी बताइएगा कि यूरोप में पोस्टिंग तब्दील हो रही है ममालिक की, उसके हवाले से क्या कहेंगे? ये एक तो यूरोप ने शुरू से ही ओनरशिप नहीं ली थी लड़ाई को, एंड दे वेरी प्रिसाइसली न्यू कि उनकी लड़ाई नहीं, मेनली इट वाज अ ज़ायनिस्ट वॉर, या आपके नेतन्याहू की लड़ाई कुछ कहते हैं, एप्सिल फाइल की लड़ाई थी, बट एनीवेज जो नियोकॉन्स हैं और जो ज़ायनिस्ट हैं ये उनकी लड़ाई थी। नियोकॉन्स और बेसिकली नियो कंजर्वेटिव जो बाय एंड लार्ज इजराइल को सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ द वे जाके, और उसमें ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखेंगे पीट हेग्सेथ है, इस तरह अलर्ट से उनके एडवाइजर्स में आप कह लें जो है लिंडसे ग्राहम है, बहुत ज़्यादा हॉकिश हैं, फिर माइक हकबी हैं इजराइल में उनके लेट्स से एम्बेसडर हैं, एंड देन ऑफ कोर्स नीचे भी लॉबी होती है, फिर जूश लॉबी भी है, ज़ायनिस्ट लॉबी। तो ये दे वांटेड टू पुश एंड दे थॉट के मतलब कुछ इनसे निकल आएगा, लेकिन मेरे ख्याल में उस वॉर ने काफ़ी चीज़ें चेंज की। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये आई थिंक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि दे वांटेड टू पुश द रीजन टू द वॉर, लेकिन दूसरी साइड पे फिर ईरान ने आई थिंक एक जरूर हुआ है कि अच्छे तरीके से लड़ा है इसको, दे सफर्ड लॉसेस, लेकिन सुपर पावर को टेक ऑन करना बहुत बड़ी बात है। तो उससे फिर आई थिंक खत्ते में सारी सिचुएशन बदली है। अच्छा। और चीजें जो हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता भी रिकंसिलिएशन की तरफ जाएंगी। बाकी यूरोपियन यूनियन का अपने आई थिंक बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। अगर आप एनर्जी क्राइसिस देख रहे थे, एक नॉर्दर्न रूट था थ्रू रशिया यूक्रेन एनर्जी कॉरिडोर था, वो बंद है। एक ही ये रूट रह गया था, लेट्स से मिडल रूट जिसको कहते हैं। फिर तो एक है कि आप साउथ से लें, हॉर्न ऑफ अफ्रीका केप ऑफ गुड होप से होके जाएं ऊपर, या लेट्स अमेरिका से लें, उनको बड़ा महंगा पड़ता है। सो यूरोप इज सफरिंग अ लॉट। अभी अमेरिका में भी आई थिंक क्रंच है, इंडिया के आप देख लें इकोनॉमी की बुरी हालत है। तो आई थिंक यूरोप का इंटरेस्ट रहा है और वो हमेशा JCPO में भी उन्होंने सपोर्ट किया था कि लड़ाई खत्म हो, बिकॉज उनका वाइटल इंटरेस्ट है यहाँ पे। ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे इसराइल की, वो एक शुरू से सारे मामले में जो अमन मुआहिदा है, जो पीस टॉक्स है, उसके अंदर एक स्पॉइलर रहा है, उसका किरदार है। जो अब वाली हरकत है इसराइल की, जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल लेबनान का जो 20% इलाका है उस पर कब्जा कर लिया और इतनी बड़ी तादाद में जो फोर्सेस की एंट्री हुई है, ये वाली सारी चीज़ इस अमन मुआहिदे पर, इस पीस डील्स पर या टॉक्स पर असरअंदाज किस हद तक होगी? आप किस तरह से देख रहे हैं? इजराइल का तो आई थिंक वी आर वेरी क्लियर, बेसिकली एंटाइटल्ड ज़ायनिस्ट हैं और इनको एंटाइटल वेस्ट नहीं किया हुआ था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी काफी मेजर शिफ्ट आ रहा है, बिकॉज एक परसेप्शन बदली है। नेतन्याहू गिला कर रहा था इवन मेंशनिंग पाकिस्तान की, जी वहां से बैठ के।
डिस्पाइट के अभी खुद क्लेम कर रहा है कि गजा पे हमने 50% कब्जा कर लिया तो हम आगे बढ़ेंगे, लेबनान पे डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, एंड दैट हैज बीन देयर। एंड अनफॉर्चुनेटली आई ऑलवेज अपील टू क्रिश्चियन कम्युनिटी, आई थिंक 2 अरब की आबादी है, कि अगर हजरत ईसा की लेट्स से जो शख्सियत है उस पर कोई हर्फ आता है, या हजरत मरियम की जो हमारे भी प्रॉफिट्स में आते हैं, तो फिर आप मतलब इतने अभी सॉरी टू से अभी कोई हार्ड वर्ड होगा, इतने हो चुके हैं कि मतलब यू कैन नॉट इवन स्टॉप देम। मतलब ओपनली आपके चर्चेस को वैंडलाइज किया जा रहा है, मुजस्मों को गिराया जा रहा है, ये आइकॉन्स हैं उनके, एंड द वे दे हैव बीन उस पे स्पिट करते हैं बड़ा ओपनली। तो ये आई थिंक क्रिश्चियन कम्युनिटी को उनका साउथ वेस्ट में और अमेरिका में आप देखें मेनली वही डोमिनेटेड है, दे शुड कम फॉरवर्ड कि इनफ इज इनफ, और ये जो है दिस शुड नॉट बी अलाउड। तो मेरे ख्याल में इजराइल की ये पॉलिसी तो रही है, पहले भी लेबनान में उन्होंने एंट्रीज की हैं, बेसिकली सबरा और शतीला के कैंप्स में मैसेकर किया है। अभी भी आई थिंक 4000 के करीब कैजुअलिटीज हैं लेबनान में। गजा का जो हशर किया 7 हिरोशिमा बॉम्ब्स के बराबर ऑर्डिनेंस डिलीवर हो चुका है इन टर्म्स ऑफ किलोटन। ये दिस इज एंटाइटलमेंट। लेकिन आई थिंक जो डेंट लगा है ज़ायनिस्ट लॉबी को इन द लॉन्ग रन, इसमें इनके अपने जो बड़े आई थिंक थिंकर्स लाइक एशकलॉन हैं, इनके एक प्रोफेसर है, उन्होंने कहा था वी आर इन द वर्स्ट पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री, एटलीस्ट इजरायली जब से इजराइल बना है, देन प्रॉब्ली वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड ऑफ अ नेशन। पिछले 6000 साल में 5000 साल में इतनी बुरी हालत नहीं हुई। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो अभी लेबनान पर अटैक हो रहे हैं, ये क्या लैंड एक्वायर करने के लिए, उसी ग्रेटर इसराइल के जो है अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए है, या फिर ये ईरान को एक तरफ से डेंट पहुंचाने के लिए है कि किसी न किसी तौर पर ईरान को इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो खित्ते में एक बड़े प्लेयर के तौर पर सामने ना आए? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रॉक्सीज लेबनान के हवाले से अक्सर ईरान के जो बयान आते हैं कि अगर वो कोई सीज फायर हो, अगर जंगबंदी मुस्तकिल होगी तो उसमें लेबनान भी शामिल होगा। आई थिंक दोनों रीजंस हो सकती हैं। एक तो डेफिनेटली एक्सपेंशन है। पहले एक लिटानी रिवर था विच वाज आई थिंक 18-19 किलोमीटर है बॉर्डर से, ये समझा था जोन है उनका। अभी दे हैव क्रॉस्ड टू अनदर रिवर 40 किलोमीटर तक अंदर गए हुए हैं, और उसमें एक तो ये फैक्टर है जो एक्सपेंशन का है। गजा में आप देखें अभी क्लेम है नतीजा होगा कि प्रॉब्ली दे आर लुकिंग 100% कैप्चर ऑफ गजा। तो इसका मतलब है कि ये ईस्ट वेस्ट जो है लेट्स से या नॉर्थ साउथ एक्सपेंशन है। दूसरा जो है आई थिंक हिजबुल्लाह इज अ फैक्टर। दे फील कि अगर ये इंटैक्ट रहती है, हालांकि इन्होंने अपने हिसाब से काफी डेंट किया है, लेकिन अभी भी आप देखें उनके ड्रोन अटैक्स हैं, दे आर कंटिन्यू। इसको इतना डिसमेंटल कर दिया जाए कि एज अ थ्रेट जो है ये ईरान का लेट्स से यहाँ पे इन्फ्लुएंस है वो खत्म किया जाए। तो ये दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर ये पीसफुल एग्रीमेंट हुआ था, लेट्स से उसकी बुनियाद रखी गई, तो उसमें यही था कि सीज फायर होगा तमाम साइड से। मिडिल ईस्ट में तो है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे अराउंड मेडिटेरेनियन ये बड़ा जुल्म हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, फ्रांस का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है बिकॉज लेबान में उनका हमेशा एक असर रसूल रहा है, और लेबनान वाज पार्ट ऑफ लेबान। तो ये आई थिंक दे हैव टू कम फॉरवर्ड, बिकॉज उससे फिर आगे ऊपर तुर्किया इम्पैक्ट होता है, उसमें सीरिया इम्पैक्ट होगा। तो आई फील कि अल्टीमेटली ज़ायनिस्ट विल बी डिफीटेड, बट विल टेक अ लॉन्ग फाइट। एक डिप्लोमेटिक और इंफॉर्मेशनल वॉर होगी, तब ये जाके आई थिंक दुनिया में अमन और चैन आएगा। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि फ्रांस के अपने भी मकासद हैं इस जंगबंदी के पीछे, और जिस तरह से हंगामी इजलास सलामती कौंसिल का बुलाने का भी मुतालबा कर दिया है। अब आपको लगता है कि एक बार फिर से यही वाली कंडीशन जो लेबनान में सीज़ फायर की थी और वो ईरान की तरफ से रखी गई थी, एक बार फिर इस अमन मुआहिदे में जिसके निकात का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें ये कंडीशन शामिल कर ली जाएगी? आई थिंक एक तो दोनों जो आप कह रहे हैं थिएटर्स हैं सेपरेट हैं। ईरान की तो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट रही है, या लेट्स से डिमांड थी या डिजायर थी कि सीज फायर मीन सीज फायर अलोंग ऑल द फ्रंट्स। लेकिन थोड़ा बहुत आई थिंक उन्होंने स्टेप बैक किया है। बाकी हिजबुल्लाह को डेफिनेटली कहीं ना कहीं डायरेक्ट सपोर्ट आ रही होगी। तो ये दोनों आपने देखा है सेपरेटली ट्रीट हो रही है। आई थिंक लेबनान की लीडरशिप को यूएस ने भी बुलाया था, वहां पे अलग मुज़ाकरात हुए। तो वो एक डिस्पाइट के इनका एक इनडायरेक्ट लिंक है, लेकिन इनको डील में सेपरेटली किया जाएगा। मोर इम्पोर्टेंट इज मिडिल ईस्ट में हो जाए, एंड देन ऑफ कोर्स फिर देन वी लुक एट वेस्ट एशिया या जिसको मेडिटेरेनियन कहते हैं, चाहे गजा हो चाहे लेबनान हो, सीरिया है, सारे को मिला के इजराइल को वहाँ पे एक पायदार अमन की तरफ बढ़ा जाए। बट इट विल टेक अ व्हाइल।
बिल्कुल। तो ब्रिगेडियर साहब, ये जो भारत की जानिब से जो भारतीय आर्मी चीफ है उनकी जानिब से ये कहना है कि वो जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहे हैं, आपको इसमें ग्रेटर पिक्चर में ये चीज़ें नज़र आती हैं कि दोनों तरफ से कोई ऑनस्लॉट जो है उसकी तैयारी करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अक्सर हमने हमारे पॉलिटिशियंस को भी कहते सुना था कि इसराइल अगर हम ईरान में ये सब कुछ होने देते हैं तो फिर उसका अगला हदफ नेचुरली हम होंगे। जिसमें अगर आप बैकग्राउंड देखें, देन आई गो टू 6 इयर्स हिस्ट्री जो पिछले 5-6 साल की है, कि जो 2 लड़ाइयाँ जो अटैक्स हुए थे, एक पाकिस्तान पे हुआ था, आपको याद है मई में, जून में ईरान पे हुआ था। सो आई ऑलवेज लिंक इट कि इधर से ज़ायनिस्ट और इधर हिंदू फाशिस्ट, एंड द एम वाज कि ये 2 मिडिल पावर्स को इतना डेंट कर दें, देन दे इमेजिन कि फिर इंडिया और इजराइल को क्या चैलेंज आया था अगर मुकाबला ना होता। एंड देन इस साल भी जो हुआ, अभी आए थे इंडियन आर्मी पे, इस पर हमने लिखा भी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में बल्कि लिखा, जब ये आई थिंक 2019 से हम काउंट करते हैं पिछले 6 साल की हिस्ट्री, बिकॉज ये करंट हिस्ट्री है। 2019 में इनको फैंटी पड़ी, पाकिस्तान ने खूब ठुकाई की, अभिनंदन को भेजा गया। 2020 में चाइना से 4,500 स्क्वायर किलोमीटर लिया। 2025 में अभी इनकी ठुकाई हुई है। अभी आप बताएं कि एक मिलिट्री जो सो कॉल्ड 4th लार्जेस्ट या 3rd लार्जेस्ट है, $110 अरब का बजट है, हाउ डज द लीडरशिप जस्टिफाई, क्या जस्टिफाई करें कि यार छोटा मुल्क भी आपको ठुकाई कर जाता है चाइना से, तो फिर मोदी साहब ने कहा ना कोई हमारी सीमा में घुस आया ना कुछ। ये बड़ा फेमस फिक्रा है, ठीक है ना, कर लिया आपने कि चाइना को आप टेक ऑन नहीं कर सकते। जयशंकर कहता है जी हाउ कैन आई टेक अ लार्जर इकोनॉमिक पावर, तो टोटली औकात है। एनीबॉडी हु चैलेंजेस, सो दिस इज आई थिंक रिटोरिक। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मई में किया है, लास्ट ईयर जून से हम सुन रहे हैं, सिंदूर 2 आ रहा है, जुलाई गुजर गया, फिर सितंबर गुजर गया, अभी सालगिरह भी होगी, तो आ जाए भाई। अभी देखें जो रिस्पांस, आई थिंक अभी भी रिसेंटली पाकिस्तान के 3 स्टार जनरल की आपने देखी होगी वीडियोस, उन्होंने जिक्र किया है कि सेकंड में रिस्पांस आएगा, और अलग से रॉकेट फोर्सेस कमांड इज नाउ 1000 टारगेट्स टू बी एंगेज इन हाफ एन आवर। ये मेरी इत्तला है कि उड़ा के रख दिया जाएगा भारत को अगर ये जरूरत करेंगे। तो आई थिंक इट इज मोर ऑफ रिटोरिक, जस्टिफाई करने अपनी आवाम को, दुनिया को बताना है जी कि हम बड़े पीस मार खान हैं, तो बात नहीं है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम डिस्कस कर रहे थे कि अमेरिका और ईरान का जो मुआहिदा है वो अभी तक क्यों तय नहीं पा रहा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज हो रहे हैं। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। बात बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस हवाले से जिसको देखकर मिसालें दी जा रही हैं। तो मुल्क भर में भी 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन परेशान थे कि शायद हुकूमत की तरफ से अब जो सब्सिडी दी जा रही है उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा, और QR कोड स्कैन करने के बाद डाटा लीक हो जाएगा और सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी। इस पर वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले हकदार सार्फिन को सब्सिडी मिलती रहेगी, और बिजली सार्फिन के मीटर QR कोड से मुंसलिक किए जाएंगे। QR कोड की मालूमात की बुनियाद पर सब्सिडी का फैसला किया जाएगा। उन्होंने क्या क्या आपको सुनवाते हैं। वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको सब्सिडी मिल रही है, उनका एक अमाउंट आना शुरू हो गया है बिजली के बिल के ऊपर लिखा हुआ कि आपका असली बिल ये था, बिजली की कीमत आपको इतनी सब्सिडी हुकूमत की तरफ से मिल रही है। गुजारिश तमाम कंज्यूमर्स को ये है कि QR कोड से अपने आप को मुंसलिक ज़रूर, अपने ID कार्ड को जो आप बिल देने वाला है वो अपने उस मीटर को ज़रूर मुंसलिक करा लें, क्योंकि अगर वो कोई भी रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वो किसी भी सूरत में शायद ही सब्सिडी का मुस्तहिक ना हो। हमने जो नेट मीटरिंग के अंदर चेंज की, हमने जी नेपरा को एप्लीकेशन दी, जो उन्होंने 25 किलोवाट से नीचे वाले का जी इजाज़त अपने पास दी थी, हमने एप्लीकेशन डाली, उसको हमने रिवर्स करवाया। आपकी जो बैटरीज़ के सिस्टम्स हैं वो अब इंशाल्लाह मुस्तकबिल के अंदर इसके अंदर आएंगे, जो सोलराइजेशन को और भी एडवांटेज देंगे। हमारे तो मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगले 10 साल के अंदर 8,000 मेगावाट की जो नेट मीटरिंग है इसने बढ़ के तकरीबन 20,000 मेगावाट पे जाना है। ये क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि बड़ी तशवीश पाई जा रही थी, तो अब आप लोग परेशान नहीं हो। बिल्कुल क्लियरली आपको बता चुके हैं अवैस लगारी साहब कि जो प्रोटेक्टेड जो सार्फिन हैं उन्हें ये सब्सिडी मिलती रहेगी और कोई सब्सिडी उनसे छीनी नहीं जा रही है। अच्छा, एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया और वो क्या लिखते हैं कि मेरे घरेलू मुलाजिम के गाँव में ट्रांसफार्मर कल जल गया। लेस्को के एक पुराने मेहरबान CEO को फ़ोन किया, किसी को फ़ोन करें और मेहरबानी ज़रा फरमा दें। तो मुलाजिम
मुलाजमीन ने ट्रांसफार्मर मरम्मत कर दिया और 80,000 रुपये लिए और उसको रिपेयर किया। गांव वालों ने चंदा जमा करके जो लेस्को मुलाजमीन आए थे उनको वो रकम अदा कर दी, रसीद किसी ने नहीं दी। बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये हाल है एक साबिक बिजली का वजीर सिफारशी हो और मौजूदा काबीना का रुकन भी हो, उसकी सिफारिश पर भी वारदात से गुरेज नहीं किया जाता। आम सारिफ का क्या हाल होगा? लिटरली हम भी यही बात कर रहे हैं कि आम सारिफ का क्या हाल होगा, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने सवाल उठाया है। तो जनाब, रकम की जो बाकायदा अदायगी हुई है, लेस्को रसीद से इनकारी है, वो ये बयान फरमा रहे थे। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर बड़ी बहस शुरू हुई इस मामले पर। फिर मामला फाइनली हुकूमती सतह पर ज़ेरे गौर आ गया और ज़राए के मुताबिक वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के नोटिस लेने पर 3 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। लेस्को हुकाम का ये कहना है कि मामले की इंक्वायरी जारी है, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लेस्को रूरल पतों की ने जो सारा मलबा है वही होता है, एंड पे आकर वो जो ट्रांसफार्मर मैकेनिक है उस पर डाल दिया और फिर उसके खिलाफ जो थाना सदर पतों की है वहाँ पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये एक जो सिचुएशन हमने डिस्कस की है, इसका मकसद यही है कि यहाँ पर किसी के लिए भी सिफारिश जो है ना वो काम नहीं करी। एक वजीर की सिफारिश और उसके बाद का क्या हाल हुआ, तो एक आम सारिफ का क्या हश्र हो रहा है। हुकूमती सतह पर नहीं हो रहा है, ये अहलकारों की सतह पर भी ये सब कुछ चल रहा है, जिसको रोकना बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। सादिया नारू जो हैं वो हमारी मेहमान हैं और इन्होंने जो इनकी जो खाने की जो खूबसूरती है, यानी एज अ ट्रैवलर, एज अ मुसाफिर, वो ये है कि ये इन्होंने K2 ट्रैक किया और उससे पहले मेरे लिए इसमें हैरान कुन बात ये थी कि उससे पहले इनकी कोई तैयारी इस हवाले से नहीं थी कि कोई छोटे मोटे ट्रैक्स होते हैं ना कि आप 1 दिन का ट्रैक कर लिया, 2 दिन का, 3 दिन का, ग्लेशियर्स के साथ फेमिलियर हो गए, लैंडस्लाइड के फिनोमेना के साथ फेमिलियर हो गए, लोकल्स के साथ फेमिलियर हो गए, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लोकल म्यूज़िक के साथ, लोकल ऐसी ट्रेडिशंस के साथ जिसमें आपको यानी आपको आइडिया है कि अब ये ट्रेडिशन है या ये सारे ये तमाम जो चीज़ें हैं, अगर इसको आप माइनस कर दें और हम कहें कि एक खातून किचन से उठती है और वो सीधा K2 करती है, तो ये मेरे लिए बहुत हैरान कुन स्टोरी थी। फिर उन्होंने ना सिर्फ K2 किया बल्कि उससे वापस स्कूलें नहीं आई, उन्होंने GG ला किया जो कि टेक्निकल है। लेकिन उससे पहले इन्होंने ये नहीं है कि ट्रैक्स नहीं किए हुए थे, ट्रैक्स इन्होंने किए हुए थे, यानी कश्मीर में और इस तरह जो जिसको हम हिल्स कहते हैं इन एरियाज़ में किए हुए थे। लेकिन बहरहाल वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट रीजन, यानी कराकोरम की पूरा एक वाइब ही अलग है और उसकी जो तकाज़े हैं ट्रैक्स के और मुहिमजोई के वही सारे अलग हैं। लेकिन उन्होंने मीट की और किसी इनकी तहरीर बहुत अच्छा लिखती हैं और किसी तहरीर में ये नहीं था कि ये मैंने क्या कर दिया और ये मुझसे बड़ी गलती हो गई। सो सारिया हमारी मेहमान है, थैंक यू वेरी मच सारिया। आपने जो K2 के हवाले से और वो हमने बड़ी तफसील से बात हुई थी और अब उसमें ये बात भी होती कि आपने किसी जगह उसका इजहार नहीं किया। अच्छा, आपने लिखत में इजहार नहीं किया या बीच में कहीं ना कहीं तो आते ही है ना कि ये मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया? नहीं, असल में इस तरह था कि मेरी टीम बहुत अच्छी थी, मेरे साथ के लोग बहुत अच्छे थे, हमारे गाइड्स और हमारे साथ जो हमारे टीम लीडर थे वो बहुत अच्छे थे। मुझे किसी मौके पे ऐसा नहीं हुआ कि ये मैंने क्या किया, और बल्कि मैं जब वापस आई हूँ मैं इतनी मुतमईन और इतनी खुश थी कि ज़िंदगी में शायद ही कोई ऐसे मौके होते हैं कि जब आप इतने सेटिस्फाइड होते हैं कि ये मेरा बहुत बहुत टाइमली और बहुत अच्छा डिसीजन। हम कह सकते हैं ना कि ज़िंदगी में आप मीनिंगफुल, आपको एक मीनिंग मिल जाता है। एग्जैक्टली। और वो मीनिंग आपको वहाँ मिलता है, वो बहुत ही कमाल। अच्छा, लेकिन उससे पहले आपने ट्रैक्स तो करती रही हैं। जी जी। और वो ट्रैक्स जो हैं वो आपने ज़्यादा कश्मीर और कागान, नारान और इस यहाँ पे कौन से आपने ट्रैक्स किए? मैं यहाँ पे पहले आपको थोड़ा सा बताऊं कि मैं ट्रैकिंग की तरफ आई कैसे थी। ये जून 2022 की बात है। मेरा ट्रैकिंग की तरफ आना बिल्कुल एक इत्तेफाक था। हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि वो मीरन जानी डगरी बंगला जा रहे हैं एक टीम के साथ, अगर मैं चाहूँ तो मैं उनके साथ शामिल हो सकती हूँ। मैंने उनसे थोड़ी सी मोहलत मांगी, मैंने कहा पहले मैं घर बात कर लूँ। उससे पहले तो मैं ट्रैकिंग का लफ्ज़ भी नहीं सुना हुआ था, मैं मुकम्मल तौर पे इससे नावाकिफ़ थी। घर बात की, थोड़ी सी नीम रजामंदी के साथ मुझे इजाज़त मिल गई और वो मैंने अपना पहला ट्रैक किया। और ट्रैक के लिए जब मैं गई हूँ, बताने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात होता है कि आपके पास कुछ भी नहीं होता और किस्मत कोई ऐसा एक टर्न लेती है तो आप एक नई राह पे चल पड़ते हैं। मैंने 2 ट्राउज़र्स, 2 शर्ट्स, 1 जैकेट और एक मेरे पास जॉगर्स थे, ये मैंने अपनी बेटी के कॉलेज बैग में रखे और मैं पहले ट्रैक के लिए चली गई। हालांकि ट्रैक्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि ट्रैकिंग स्टिक है, एक स्लीपिंग बैग है, ट्रैकिंग शूज भी ऐसे किया, मतलब नहीं K2 से बता रही है कि आपने बहुत कुछ कर चुकी थी। हाँ, लेकिन मेरा मतलब है कि जितना K2 पे लोग रिसर्च करते हैं। हाँ जी, नहीं जी, मैंने रिसर्च नहीं की क्योंकि मैं इतनी डीप रूटेड जाके मैंने चीजें नहीं चेक की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरे दिल में कोई किसी किस्म का वहम, खौफ या मेरे कदम कहीं पे जाके लड़खड़ाएं।
मुझे पता था, अपने पे यकीन था और इतना मेरे में हौसला था कि मैं ये करके सब कुछ वापस आऊँगी। तो वो जब मैंने पहला ट्रैक किया और मैं वापस आई, उसी साल फिर जुलाई में मैंने दूती बत्सर झील का ट्रैक किया। ये 2 ट्रैक जो थे मैंने 2022 में किए। तो समझे कि बस वो मुझे, जब मैंने 2 ट्रैक्स किए और मुझे ये समझ आ गई कि मेरे में ये अहलियत है, मैं इसको मज़ीद कंटिन्यू आगे कर सकती हूँ। और फिर 2023 में मैंने 3 ट्रैक्स किए, फिर 2024 में मैंने 3 ट्रैक्स किए। और ये होता है कि जो ट्रैकिंग रूट्स हैं वो 3 माह खुले रहते हैं, जून, जुलाई, अगस्त। और मैं ये करती थी कि मैं 1 महीने में 1 ट्रैक करती थी। शायद जिस उम्र के हिस्से में मैंने शुरू किया तब आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं, अब जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें या जितना ज़्यादा घूम फिर सकें वो कर लें। तो मैं 1 माह में 1 ट्रैक करती थी। यूजुअली ये जो ट्रैक्स होते हैं छोटे, ये 3 से 4 दिन के होते हैं। तो मैं वीकेंड पे चली जाती थी, जुमेरात से को यहाँ से, और इतवार को जब ट्रैक मुकम्मल करके इतवार की रात में वहाँ से बैठती थी और मैं पीर की सुबह अपने घर वापस आ जाती थी। तो मैंने तकरीबन 3 झीलें हैं कश्मीर की, जिनमें चटाकट्टा झील है, रत्ती गली झील है, हंसराज झील है, उसके बाद कागान की दूधी बत्सर झील है। फिर मैंने कुछ चोटियाँ की जिनमें मकड़ा पीक है, चुरकू पीक है, मूसा का मुसल्ला है और टाइगर पीक है। इसमें मकड़ा पीक के अलावा जो बाकी 3 पीक्स हैं ये सारी 4000 और 4500 मीटर। मूसा का मुसल्ला इधर आपने सिरन की तरफ से किया? जी, सिरन की, हाँ जी। तो ये है कि ये जब मैंने 8 ट्रैक्स जो हैं ये एक ही टूर ऑपरेटर के साथ, मौजम भाई हैं, उनके साथ किए। तो उसके बाद फिर मैं ट्रेंड हो चुकी हुई थी कि मुझे ट्रैकिंग की समझ आ गई थी कि ट्रैकिंग क्या होती है। तो फिर मैंने K2 का फैसला किया था। जितनी भी ख़वातीन हैं उनको क्या आप ये करना चाहेंगी, यानी उनकी रहनुमाई आप किस तरह कर, उनको क्या एडवाइस कर सकती हैं? मैं आपको इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लायानियत है या एब्सर्डिटी है वो ख़वातीन उनको सामना होता है। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए ना कि जितने टैबूज़ हैं, जितना वो बात नहीं कर सकती, तो सबसे ज़्यादा जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का और चैलेंजेस का सामना ख़वातीन को होता है। और वो उसको उन तमाम चैलेंजेस से, उन तमाम मसाइल से अगर कोई चीज़ निकाल सकती है तो वो ट्रैकिंग निकाल सकती है, क्योंकि आपको एक मीनिंग आ जाता है आपको सारा। तो ये आप थोड़ा सा एडवाइस कीजिएगा मतलब ऐसी बच्चियों को। या वो देखिए, मैं खुद एक घरेलू खातून हूँ, मेरी अपनी फैमिली है। बेशक हमारे लिए हमारी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो लोग काम करती हैं, जो ख़वातीन, उनके लिए प्रोफेशनली एक्सेल करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस सब के दरमियान हमारी अपनी एक ज़ात भी होती है और मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी पर अपना हक जो है वो सबसे पहले है। तो ये है कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको वो तमाम काम करने चाहिए जिससे आपको खुशी और सुकून मिलता है या जिसकी आप केपेबल हैं। हाँ, ये है कि उससे आपकी अपनी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो। और दूसरा ये है कि ज़िंदगी आपको जो मिली है इसको भरपूर तरीके से जीना चाहिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है। अगर मैं बाहर जाने की अभी मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है तो मैं अपने मुल्क से उसकी शुरुआत कर सकती हूँ। और दूसरा ये है कि जब हम घर होते हैं हमारे दिल में ये खौफ होता है कि हम बाहर जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, जब मैं रात को सफ़र करूँगी तो पता नहीं क्या होगा। ये वो पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप जाते हैं, आप में खुद में कॉन्फिडेंस है, हिम्मत है, कुछ करने का शौक़ है, तो यकीन माने रास्ते भी खुलते हैं, वसीले भी बनते हैं, आपको बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, आप बहुत सी नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, बहुत से नए दोस्त बनाते हैं। तो वो आपको एक ज़िंदगी का एक नया एक रास्ता खुलता है। तो दूसरा ये है कि आप लगी बंदी रूटीन में जब रहते हैं और उसमें यकसानियत आ जाती है, एक मोनोटनी आ जाती है, आपके मिजाज चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो ये है कि उस रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक वो ना आपके लिए बेनिफिशियल है ना फैमिली के लिए। हाँ जी, उससे थोड़ा सा एस्केप, चाहे वो 3 दिन के लिए, चाहे वो 4 दिन के लिए, जब आप वापस आते हैं, आप फ्रेश होते हैं, तो बेहतर तरीके से आप फिर जिंदगी। मैंने ये भी देखा है कि मतलब 30 साल एक्सपीरियंस को ज़हन में रखो, बहुत सारे लोग हैं वो टूर डिज़ाइन करते हैं, वो कहते हैं जी टूर पे जाना है, एंड टाइम पे वो स्किप कर जाते हैं, ये बिहेवियर होता है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो जो एक बिल्कुल जैसे जैसे टूर नज़दीक आता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको स्किप करवाती है। अगर आप किसी तरह घर से बाहर, वो बैरियर होता है, वो अगर आप अबूर कर जाएं, मतलब बाबू साहब को आपने क्रॉस कर लिया ना, उसके बाद हर चीज़ ऐसे लगता है जैसे पूरी कायनात आपके साथ है और हर चीज़ बड़ी खूबसूरत होती है। देखिए, जहाँ तक हमारे ज़हन में ये है कि मैनेज नहीं होगा, तो ये मैनेज भी हमने खुद करना होता है। हम ये थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट कर लेते हैं। जैसे मैं जब घर से जाती थी, अभी क्योंकि मेरी फैमिली है पीछे, मैं घर में खाना बना के कुछ फ्रिज में रख जाती थी, कुछ फ्रीज कर जाती थी, लॉन्ड्री कर जाती थी, ग्रॉसरी कर जाती थी, घर नीट क्लीन कर जाती थी। मुझे था कि 3-4 दिन में ये मैनेज कर लेंगे, हो जाएगा। हाँ, जब बड़े ट्रैक के लिए गई, जैसे मैं K2 के लिए गई, तो वो कंसर्न था क्योंकि अब 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल एक अलग दुनिया में चले जाते हैं जहाँ से फिर आपका पीछे राब्ता नहीं होता है। लेकिन ये कि जब आप छोटे छोटे कदम लेते हैं तो फिर आप बड़ी छलांग भी लगा लेते हैं। झील कौन सी अच्छी लगी? मतलब वैसे तो ये बड़ी सब्जेक्टिव सी बात है, बट
लेकिन हर झील का अपना एक हुस्न है। और वो अब जब आप जाते हैं 2-3 दिन अब लगातार चलने के बाद, जब एक पहाड़ों में छुपी झील जो कि एक आम आंख से बिल्कुल दूर है और वहाँ पे एक हर आम आदमी की रसाई नहीं है, तो वो एक होता है कि जैसे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, आपने वो चीज़ अर्न की होती है। तो वो ये चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करती है। लेकिन वो होता है ना कि समटाइम्स बादलों की जो मतलब पोजीशन है या उस वक्त मौसम या आपका मिजाज या बहुत सारी चीज़ें मिल मिला के किसी झील का एक्सपीरियंस बड़ा कर देती हैं। मैं उसकी तरफ भी आती हूँ। मैंने जो आपको साथ जिक्र किया 4 झीलों का, ये तो मैंने बहुत एंजॉय की। हम बैठे वहाँ पे, हमने उनको जी भर के देखा। कश्मीर में है एक गटिया झील है, ये आप रती गली से ऊपर जाते हैं तो वो झील आती है। वो झील का हमने जब ट्रैक शुरू किया, उसको मैं अपनी देखी हुई झीलों में इसलिए शामिल नहीं करती कि मैं उसको देख नहीं पाई थी। वो हमने ट्रैक शुरू किया तो बारिश शुरू हो गई, लेकिन हम डिटर्मिन्ड थे कि अब हम जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हम उसको करने जाते हैं। जब हम टॉप पे पहुँच गए, उसके करीब थे, दरमियान में सिर्फ एक ग्लेशियर रह गया था, तो उतनी देर को बादल इतने नीचे आ गए थे कि वो झील उसमें बिल्कुल छुप गई थी। तो फिर हमारा जो गाइड था हमारे साथ, उसने कहा कि अभी आपको वापस जाना होगा क्योंकि झील तो आपको नज़र नहीं आनी। वो ट्रैक इसलिए भी मुझे बहुत याद है कि जब हम उतराई कर रहे थे, मुसलसल बारिश की वजह से वो जो थोड़ी सी ढलान पे आपको पाँव टिकाने की जगह मिलती है, वो सारी बहुत स्लिपरी हो गई थी। वहाँ पे हम सबकी बहुत कलाबाजियाँ लगी, मेरी भी लगी। मतलब एक जगह मैं गिरी तो पत्थर मेरे सीने पे लगा, तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे, वहाँ पे मेरे हाथों पे चोट लगी काफ़ी, और वो निशान अभी भी मौजूद हैं। वो हमें इतनी देर हो गई कि नीचे जो रईस इनकलाबी भाई हैं जो कि रत्ती गली का सारा मैनेज करते हैं, वो अपनी टीम लेके हमें ढूंढने चले गए थे। तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं ट्रैकिंग में, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ द गेम। आपको चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, और लेकिन ये है कि वो मैं नहीं देख पाई थी। बाकी मेरे सारे जो ट्रैक थे वो बहुत सक्सेसफुल रहे। थैंक यू वेरी मच सादिया। नाज़रीन, एक दफ़ा एक दोस्त ने मुझे कहा कि मैं अपनी मिसेस को इसलिए लेके नहीं जाता क्योंकि अभी पहला दिन ही होता है ट्रैवलिंग का, यानी हम टेक्सला या सनब दालिया बोर्ड करते हैं तो वो सर बांध लेती हैं। तो और उस पर उन्होंने ऑफ कोर्स थोड़ा सा मजाक बनाया, और मेरे लिए ये था कि ये शर्मिंदगी का मकाम था आपके लिए, क्योंकि आपने अपनी खातून को या हमने अपनी ख़वातीन को वो एक्सपोजर क्योंकि बचपन से दिया नहीं है, तो वो जैसे ही थोड़ा सा होता है तो उनके ये मसाइल होते हैं। लेकिन ये तो हमारे लिए शर्मिंदगी का मामला है। ये बिल्कुल ऐसे है जिस तरह हम बच्चों और बच्चियों में जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, सिनफी तासुब करते हैं, और हम बच्चों को क्रिकेट खेलने की भी आज़ादी देते हैं और उनको गली में खेलने की भी आज़ादी देते हैं, स्ट्रीट विजडम भी उनको हासिल होता है, और उनके जो मोटर जो रिफ्लेक्स है कॉर्टेक्स वो बेहतर डेवलप होता है, चीज़ों को बेहतर रिस्पॉन्स करते हैं। वो जब बड़े होते हैं तो वो अच्छे ठीक है ड्राइवर बनते हैं, वो अच्छी गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं। ख़वातीन अच्छी गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाती जब, क्योंकि बचपन में हमने सिनफी तासुब बरता होता है, तो वो हम उनका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि बुनियादी तौर पे ये उस माशरे का जो एम्पावर्ड तबका है उसके लिए ये शर्मिंदगी का मकाम होना चाहिए। सो ये जो आपके हम जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, उनको ज़रूर, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाजानियत ये भुगतती हैं, ये फेस करती हैं, तो उनको ये मौक़े ख़ुद दीजिए, वो अपने लिए ख़ुद मौक़े पैदा करें। ट्रैकिंग का सबसे हेल्दी जो है वो एक्टिविटी है, बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी, ना सिर्फ जिस्मानी हवाले से बल्कि नफ्सियाती सेहत के हवाले से। देखते रहिए सफ़र-ए-शर्त। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। जिस तरह से आगाज़ में मौसम की हमने शिद्दत की बात की थी, तो शदीद गर्मी से निजात के लिए जो सयाह हैं उनकी एक बड़ी तादाद नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख कर रही है, और गिलगित बल्तिस्तान में भी सूरत हाल इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। हमारे नुमाइंदे शाह कमर वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सिचुएशन है। जी शाह कमर, ज़रा बताइएगा सयाहों का जो है वो रश कैसा है यहाँ पर? जी, गिलगित बल्तिस्तान में इन दिनों मौसम अपनी पूरी आबोताब के साथ सियाहों का इस्तकबाल कर रहा है। साफ नीला आसमान, खुशगवार दर्जा हरारत, सरसब्ज वादियाँ और बर्फ़ से ढकी बुलंद व बाला चोटियाँ इलाके के हुस्न को चरचान लगा रही है। मौसम की यह दिलकशी न सिर्फ मकामी लोगों के लिए बल्कि मुल्की व गैर मुल्की सियाहों के लिए भी दिलकश फरेब मनाजिर पेश कर रही हैं। इसके अलावा बाबूसर टॉप की बात करें, इस टाइम बाबूसर टॉप तमाम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, और सियाहों की आसानी के लिए आप आसानी बाबूसर टॉप भी सफ़र कर सकते हैं। इस टाइम जो सियाह है गिलगित बल्तिस्तान में, जो सियाह है उनका बहुत बड़ा रश है, जिसमें हुंजा, स्कर्दू, नगर और गज़र में सियाहों की तादाद हद से ज़्यादा बढ़ गई है। इस ज़मन में ज़िली इंतज़ामिया ने ये अलर्ट भी जारी कर दिया है कि तमाम जो सियाह हैं वो ट्रैफिक के कानून की पासदारी करें और बाहिफाजत ये अपने जो सफ़र है
उसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ और इस सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। जी कमर, बहुत बहुत शुक्रिया। जीबी जो है वो सियासत और सयाहत के लिए कुछ दिनों तक जो है मरकज़ निगाह रहेगा, तो वील कीप यू पोस्टेड। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए, दिखाने के लिए, मिलवाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आगाज़ में ही अपना सेगमेंट शामिल करते हैं मेरा पाकिस्तान और देखते हैं कि फ़ेरा फैज़ आज कहाँ मौजूद है, हमें क्या दिखा रही। ये झनकार सिर्फ एक रक्स नहीं बल्कि एक सदियों पुरानी दास्तान है। ये एक ऐसा फन है जो माजी में बरे सगीर की सकाफती पहचान रहा। अगर बात करें शहर लाहौर की तो ये हमेशा से फन, मौसीकी, रक्स और सकाफतों का संगम रहा है और एक बार फिर से यही शहर इस रिवायत को दोबारा से जिंदा कर रहा है। अल-हमरा आर्ट काउंसिल लाहौर में मुनक्किद होने वाला पहला लाहौर कथक फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है। ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि ये हमारी खोई हुई सकाफत और हमारी खोई हुई पहचान को दोबारा से जिंदा करने की एक काविश है। तो आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं, आपको खूबसूरत सी परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं और साथ साथ ये भी जानते हैं कि पार्टीशन के बाद से ये फन मध्यम क्यों हो गया। हमारे साथ फैसल मौजूद है। अभी आपने इनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखी है स्टेज पर, तो इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि आपने अगर किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट के फील्ड में आना है तो आपको अर्ली एज में आना चाहिए। आप इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हैं, तो मुझे बताएं आपने किस एज में जो है वो सोचा कि मुझे आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, मुझे कुछ वो करना है जो मैं करना चाहता हूँ? आई थिंक मुझे बचपन से ही शौक़ था, लेकिन मुझे जो है वो अपॉर्चुनिटी देर से मिली, आप ये कह लें। लेकिन ये है कि आपकी एक जो फ़नकार होता है, एक डांसर होता है, उसकी एनर्जी अल्लाह की तरफ से होती है, बहुत होती है उसमें। तो डज़ंट मैटर कि मैं इस स्टेज में मैंने परफॉर्म किया, ये मानी नहीं रखता मेरे लिए मेरा पैशन, मेरा जुनून जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, आपके बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनके सामने आज आपने परफॉर्म किया, तो एज अ फादर क्या आपको फील हो रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी फैमिली मुझे देखने आई है, मुझे सपोर्ट करने आई है, मेरे फ्रेंड्स आए हैं, मेरी फैमिली आई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ अलीज़े खालिद मौजूद हैं। इनकी आपने बड़ी ज़बरदस्त सी परफॉर्मेंस देखी और एक चीज़ मैं इनकी परफॉर्मेंस के बारे में कहना चाहूँगी कि इन्होंने सराइकी वसेब का जो गाना है उसको कथक के साथ जो है बड़े खूबसूरती से मर्ज किया है। अस्सलाम वालेकुम अलीज़े। हाय फरहा, थैंक यू सो मच। आई थिंक एक आर्टिस्ट हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट, एक बैकग्राउंड में ऑपरेट कर रहा होता है, वो उससे मुख्तलिफ नहीं होता। और आर्ट आपका तब फ्लरिश करता है जब आप अपने ग्राउंड में रूटेड होकर परफॉर्म करें। तो आई थिंक फॉर मी, आई एम अ सराइकी, फॉर मी इट केम नेचुरली। मैं वो गाना सुनती आई हूँ बचपन से, सो इट वाज समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट। उसको करने का मकसद भी यही था कि आर्टिस्ट डिफरेंट बैकग्राउंड से आएँ, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से आएँ और वो अपनी कहानी बयान करें। और आर्ट एक कहानी ही है जो बयान करता है। तो आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई फेल्ट एट होम। अगर शायद मैं किसी और म्यूज़िक पर करती तो मुझे इतना होम फील ना होता, अपनायत फील ना होती, क्योंकि वो मेरी ज़ुबान का गाना था, वो मैं बचपन से सुन रही हूँ, तो वो अपनायत मुझे फील हुई। ठीक है। अच्छा अलीज़े, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, एज एन आर्टिस्ट क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में कथक को वो स्पेस दी जा रही है जो वो
वाकई ही में डिमांड करता है? आई थिंक कथक और परफॉर्मिंग आर्ट्स तब जिंदा रहते हैं जब उनको इंसान जिंदा रखते हैं। कथक या परफॉर्मिंग आर्ट किसी बुक में नहीं एग्जिस्ट कर सकता। इट इज़ द मोर पीपल प्रैक्टिस इट द मोर इट एग्जिस्ट्स। तो आई थिंक अब वो स्पेस हमें नज़र आती है, और वो स्पेस थी बहुत ज़मानों से, वो स्पेस चली आ रही है, वो श्रिंक हो जाती है, बट दोबारा जब आप प्लेटफॉर्म देते हैं आर्टिस्ट को आने का, तो आपको बहुत सारे लोग नज़र आते हैं जो वो स्पेस ऑक्यूपाई करने आते हैं। सो इट ऑलवेज एग्जिस्ट्स, बट पीपल नीड प्लेटफॉर्म टू टेल देयर स्टोरी। थैंक यू सो मच अलीज़ा, थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ रवीशा मौजूद हैं, ये भी ऑर्गेनाइजर हैं लाहौर कथक फेस्टिवल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतने बड़े इवेंट को जो पहली दफ़ा हो रहा है लाहौर में, उसको ऑर्गेनाइज करने में आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं किया। सारे बहुत सपोर्टिव रहे हैं। जो परफॉर्मर्स थे वो बहुत खुश थे, तो दे वर लाइक व्हाई नॉट, हम करते हैं। उनकी इतनी बड़ी बड़ी ऑडियंसेस हैं, इतने बड़े बड़े यहाँ पे परफॉर्मेंस करने वाले लोग थे, निगत आपा, शीमा जी, अदनान जागीर, हमार रशीद, इतने सारे। तो वो सारे एक्साइटेड थे, उनके सारे जो फैंस हैं वो एक्साइटेड थे, तो वो बस आई थिंक इट हैपेंड। बाकी छोटी मोटी मुश्किलात तो हर चीज़ में आती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि अभी तो ये आगाज़ है लाहौर कथक फेस्टिवल की, क्या आने वाले हर साल में ये फेस्टिवल होगा, हम उम्मीद रखें? जी बिल्कुल, मान और मोमिना हमने बिल्कुल ऐसा सोचा है कि हम ये हर साल करेंगे, और साल के बीच में भी अगर हम इसकी छोटी परफॉर्मेंसेस बैठ के और इस तरह हो सकेगा तो वो हम लेके चलेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा मोमना, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज़र हैं, इतने बड़े इवेंट के पीछे आप लोगों का थॉट प्रोसेस क्या था, तो आप क्या कहेंगी 2 लफ्ज़ों में? मैं भी बहुत साल से कोशिश कर रही थी, 1 साल से, कि क्लासिकल डांस थिएटर पे हमें करना चाहिए शीमा जी के साथ, बिकॉज बहुत प्लेज हैं आजकल। आप देखते हैं बॉलीवुड और सेमी क्लासिकल पे होता है, बट व्हाट इज़ एक्चुअल कथक? नो वन न्यू दैट, राइट? Actually, people do know that, but we just had to bring it back because हमें representation चाहिए in popular culture, in our cultural imagination of Kathak, of classical dance and classical theatre और classical music, जो कि यहाँ हमारे है, पर उसकी कोई representation नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं है। और classical dancers mostly performance culture को थोड़ा दूर हो गए उससे, उनको इतनी opportunities नहीं मिलती। So that was our aim, to bring the culture of performance back here, especially for classical dance and theatre. अच्छा मोमना, अभी आपने बात की कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि इन एक्चुअल कथक है क्या, तो अगर आप सादा लफ्ज़ों में लोगों को बताना चाहें, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें कि कथक और जो मॉडर्न डांस है उसमें बुनियादी फ़र्क क्या है? कथक इज़ वेरी रीजनल। अगर आप मॉडर्न बाय कंटेम्प्रेरी डांस, तो कंटेम्प्रेरी डांस इज़ नॉट फ्रॉम हियर, राइट? मोस्टली कथक इज़ फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। तो हमारी लोग कहते हैं इंडियन है बहुत ज़्यादा। दैट वाज अ स्टिग्मा दैट we wanted to break. इस वक्त हमारे साथ शीमा किरमानी साहिबा मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इस वक्त खड़े होकर मैडम से बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप, क्योंकि काफ़ी अरसे से आपकी ज़िंदगी गुजरी है कथक में, किसी भी आर्ट फॉर्म को सीखने के लिए आपके अंदर को कितना खाली होना चाहिए? अंदर को खाली क्यों होना चाहिए? अंदर को तो भरना ही है। आई थिंक इट इज़ अबाउट फिलिंग योर इनर सेल्फ, इट्स अबाउट फिलिंग योर इनर सेल्फ विद नॉलेज, with experience, with the discipline of the classical dance. तो classical रक्स जो है इतना profound है, और इसके बहुत सारे स्टाइल्स हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। कथक उनमें से एक है। हम जो करते हैं वो बहुत सारे करते हैं, और मैं समझती हूँ कि बहुत अरसे से मैंने क्लासिकल रक्स को यहाँ पे बहुत लोगों को सिखाया है, और इसे जारी रहना ज़रूरी है। तो ये जैसा ये फेस्टिवल हुआ, तो ये बहुत अहम फेस्टिवल है। डांस तो लोग करते ही हैं, मतलब
डांस हमेशा ही होता है और रहेगा ज़िंदा, क्योंकि जब तक इंसान ज़िंदा है, जब तक और इंसान ना भी हो, इंसान से ज़्यादा जानवर, कुदरत, हर चीज़ में रक्स है। एवरी लिविंग थिंग इज़ इन मोशन, इन मूवमेंट। तो ये तो रहेगा, कोई नहीं इसको बंद कर सकता। मगर क्लासिकल आर्ट को सीखने के लिए एक बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो हमको लगता है कि नहीं अब रहा, क्योंकि वक्त भी बदल रहा है, ज़माने बदल रहे हैं। तो हर यंग लोग चाहते हैं कि इंस्टेंटली कुछ चीज़ सीख लें, लाइक इंस्टेंट कॉपी, यू वांट टू हैव इट, बस कल को हम 2 दिन हम क्लास में आएंगे और डांसर बन जाएंगे। ये ऐसा क्लासिकल आर्ट्स ऐसे नहीं सीखे जाते हैं, चाहे वो मौसीकी हो, जैसे चाहे वो सितार आप सीखना चाहते हैं, हम 2 दिन में नहीं सीख सकते। तो इसी तरह से डांस भी 2 दिन में नहीं सीखा जा सकता। मैडम, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक दौर था जब कथक जो है वो बड़े सगीर की सकाफती पहचान थी, उसके बाद पार्टीशन होती है, और पार्टीशन के बाद ये जो आर्ट फॉर्म है ये मध्यम होती गई। आपको क्या लगता है इसके पीछे जो बेसिक रीज़न है वो क्या है, और आज भी क्या कथक को वो स्पेस मिल पा रही है सोसाइटी में? देखिए, सिर्फ कथक नहीं थी बड़े सगीर की पहचान, क्लासिकल रक्स था बड़े सगीर का पहचान, और क्लासिकल मौसीकी थी बड़े सगीर की पहचान। क्लासिकल रक्स इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो लोगों ने कहा कि ये तो हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये तो हिंदुस्तान का है, ये तो हिंदुओं का है। तो ये जो नैरेटिव्स हैं कि आप आर्ट को भी मज़हब की बेसिस पे डिवाइड करने लग जाएं, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। कोई नहीं कहता कि ये क्रिश्चियन डांस है या ये बुद्धिस्ट डांस है, मतलब डांस होता है, और जो क्लासिकल होता है वो इस इलाके का होता है ना। तो ये जो हमने पाकिस्तान में शुरू किया कि कल्चरल आइडेंटिटी क्या है पाकिस्तान की, इसे हमें बनाना है नया, और उसमें हम पहले की चीज़ों को वो वाइप आउट करना चाहते थे, तो आई थिंक उसमें नुकसान हुआ है। क्योंकि आप जो पहले की जो आपका ताल्लुक़ रहा है हिस्ट्री से, जो एक कल्चर जो है ना वो इवॉल्व होता है, तो बढ़ता जाता है, आगे जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। तो इसको इवॉल्व नहीं होने दिया गया। बहुत सी चीज़ें, एक्टिंग उसमें आ जाती है, मौसीकी उसमें आ जाती है, ताल है, मूवमेंट है, बहुत शायरी है, लिटरेचर है, आपकी पूरी तारीख़ उसमें भरी हुई है ना। तो इसलिए इसमें ये रुकावटें आई, मगर फिर भी लोगों, इंडिविजुअल्स ने उसे जारी रखा। मसला ये कि इंडिविजुअल्स हर चीज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर भी हूँ, मैं पीस के लिए, अमन के लिए भी काम करती हूँ, मैं और औरतों के हुकूक के लिए भी काम करती हूँ। मगर ये जो सारी बातें हैं ये सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते, ये चीज़ें रियासत को भी देखनी पड़ती हैं, हुकूमतों को भी देखनी पड़ती हैं। तो हमको ये कहना चाहिए और हमको अपील करना चाहिए अपनी रियासत से, अपनी हुकूमत से, कि आप स्कूलों में ये मौज़ूआत पढ़ाएं। नाज़रीन, लाहौर कथक फेस्टिवल हमें ये सिखाता है कि कौमें सिर्फ इमारतों से नहीं बल्कि अपनी सकाफत से, फ़न और रिवायात से ज़िंदा रहती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। लेट्स टॉक अबाउट वेदर वंस अगेन। लाहौर समेत हमने आगाज़ में जब बात की थी, बताया था आपको कि पंजाब के जो कई शहर हैं वहाँ पर बारिश से गर्मी का ज़ोर कम हुआ, और इस रवां हफ्ते भी बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। मगर जो अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती इदारे हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसने ख़बरदार किया है कि 2026 से 2030 तक दुनिया का औसत दर्जा हरारत रिकॉर्ड सतह पर बरकरार रहने या फिर मज़ीद बढ़ने का कभी इम्कान मौजूद है, जबकि आइंदा चंद बरसों में एक नया गर्म तरीन साल भी रिकॉर्ड हो सकता है। सिंध की अगर हम बात करते हैं तो सिंध के कई इलाकों में दर्जा हरारत 51 डिग्री रिकॉर्ड हो चुका, और बलूचिस्तान के कई इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच गया है। क्या रवां साल मामूल से ज़्यादा गर्मी रहेगी, और क्या रवां साल बारिशें गुज़श्ता साल की निस्बत ज़्यादा होंगी, जिसकी प्रेडिक्शन एनडीएम में कर चुका है, और मानसून जो सीज़न है वो कब से शुरू होना है, उस हवाले से तैयारियाँ क्या है, इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं इरफान विर्क साहब, डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात
के। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो प्रेडिक्शन है कि रवां साल मामूल से ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड हो सकती है और गर्म तरीन साल भी रिकॉर्ड हो सकता है, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। पहले तो और ये जो आपने कहा कि ये साल जो है ना गर्म तरीन साल होगा या बारिशें इसमें ज़्यादा होगी, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पहले से बहुत वार्म हो चुका है और आने वाले दिनों में जो है वो आप देखेंगे कि जैसा कि मानसून में भी ऐसा होगा कि जब बारिश होगी फिर तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बारिश नहीं होगी तो आपको जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ नज़र आएगा। ये दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में टेम्परेचर्स जो है ये राइजिंग ट्रेंड है। इसमें आने वाले दिनों में भी आपको ये देखेंगे, आने वाले सालों में भी जो है ना वो इसमें, जैसा कि WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है, तो पाकिस्तान में भी ये देखा गया है कि पिछले जो चंद साल हैं, 1-2 सालों में जो है हमारा जो टेम्परेचर है पूरा साल वो नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है। तो आगे आने वाले जो होंगे उसमें भी जो हमारे जो टेम्परेचर्स होंगे वो कदरे ज़्यादा ही होंगे। बिल्कुल। इरफान साहब, ये भी बताइएगा कि पेशगोई ये थी कि 31 तक जो है मुल्क भर में आपको हीट वेव महसूस होगी, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि एक सिस्टम दाखिल होता है और बारिश इस तरह की बरसती है, खासकर लाहौर में, कि ओले नज़र आते हैं आपको, और अब भी प्रेडिक्शन मौजूद है कि रवां हफ्ते भी बारिश हो सकती है। तो ये इस सिस्टम के हवाले से बताइएगा कब तक बरकरार रहेगा? देखिए, जो हीट वेव की जो कंडीशंस थी उसमें आपने देखा कि दादू में जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, 51.5 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ रिकॉर्ड हुआ है, जो कि इससे पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ था इतना टेम्परेचर। इसके अलावा जो आपके जो जनूबी इलाके हैं, ख़ास तौर पे जनूब मगरबी बलूचिस्तान के इलाके, वहाँ पर अभी भी टेम्परेचर जो है वो राइजिंग ट्रेंड है। तुर्बत में 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। इसके अलावा सिंध के कई इलाकों में चला गया, जनूब पंजाब के इलाकों में चला गया। और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि पीछे जैसे बारिश हुई शुमाल मशरकी पंजाब के इलाकों में बारिश हुई, इसके अलावा खिता पठार के बाज़ इलाकों में बारिश हुई, तो ये जैसे प्रिडिक्ट किया गया था वैसे ही ये हुआ है। आगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज और कल जो है ये जो वस्ती या जनूबी पंजाब के कुछ इलाके हैं वहाँ पर चंद मुकामात पर आंधी के साथ बारिश एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा जो बलाई सिंध के इलाके होंगे यहाँ पर डस्ट स्टॉर्म वगैरह आ सकता है, डस्ट रेजिंग विंड्स हो सकती हैं। जबकि जो बुध, जुमेरात और जुमे को एक प्रॉपर वेदर सिस्टम होगा जिससे बलाई इलाकों में बारिश एक्सपेक्टेड है आंधी के साथ, और बाज़ इलाके में यालाबारी भी हो सकती है। इस की वजह से जो आपको टेम्परेचर में वक्ती तौर पर रिलीफ मिलेगा। अच्छा, तो सर जिस तरह से भी सिंध की हम बात कर रहे थे, कई इलाकों में तो टेम्परेचर 51 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। कराची की बात करें तो अगर 38 रहा तो वो फील्स लाइक 45 था, सिचुएशन इस तरह की रही। तो ये जो गर्दो गुबार का तूफान है या जिसकी आप बात कर रहे हैं जिस सिस्टम की, उससे टेम्परेचर में मेजर शिफ्ट फील हो सकेगा? देखिए, टेम्परेचर्स में वो गर्मी तो बरकरार रहेगी, उससे वक्ती तौर पे जब दोपहर का टाइम होता है, क्योंकि ख़ास तौर पे जो 11 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान में होता है, 2-3 बजे वह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही डस्ट स्टॉर्म आएगा तो आपको उस वक्त थोड़ी टाइम के लिए आपको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन गर्मी का जोर नहीं टूटेगा। गर्मी जो है ना वो बरकरार रहेगी सिंध में भी और जनूबी बलूचिस्तान में भी। जी अच्छा, इरफान साहब ये भी बताइएगा, लास्ट ईयर जो था अर्ली मॉनसून था और हमने देखा कि जून के आखिर में ही वो शुरू हो गया था। इस साल क्या सूरत हाल रहेगी मॉनसून की? देखिए, अगर मैं अब आज की बात करूं तो अभी तक जो है इंडिया में जो है मॉनसून ऑनसेट नहीं हुआ। अभी तक मॉनसून जो है वो श्रीलंका और जो अरेबियन सी की बेल्ट है वहाँ पर मौजूद है, आगे अभी नहीं प्रोग्रेस हुआ। तो ये अपनी नॉर्मल डेट्स जो होती हैं, नॉर्मल के मुताबिक जो है ना ये आगे बढ़ेगा और नॉर्मल ही जो है ना ये मॉनसून हमारे पास आएगा। इसमें ऐसा ज़रूर होगा कि बाज़ औक़ात आपको मॉइस्चर जब बे ऑफ बंगाल से मिलेगा तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये मॉनसून की बारिश है, ऐसा नहीं है। मॉनसून जो है वो अभी एंटर इंडिया में नहीं हुआ। हो सकता है कि अगले
चंद रोज में मानसून इंडिया में एंटर हो जाए। राइट, बहुत शुक्रिया इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौसम पर बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। क्रिकेट की बात करते हैं। हफ्ते के रोज होने वाले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी और 201 रन का जो हदफ था 5 विकेट पहले ही हासिल कर लिया है। शुक्र है कि हमने स्टार्ट एक बेहतरीन किया है। बाबर आजम 69 और गाजी गौरी ने शानदार 65 रन बनाए हैं। पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू करने वाले ऑलराउंडर इरफान मिन्हाज ने 5 विकेटें अपने नाम किया और उन्होंने 42 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। डेब्यू में बेहतरीन बॉलिंग का एजाज़ इससे पहले जाकिर खान के पास था। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हैं। अवैस, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अवैस, ये जो अली इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन बी टीम से पहला मैच जीता और जिस तरह जीते वो भी सामने ही है, ज़रा गलत फहमियाँ तो दूर करें। देखें, आई नो कि पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया और आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज थी ओडीआई की जब आप बात करते हैं, क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान की थोड़ा सा जो आपने बात की, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आई नो कि उनका जो एक नेचुरल स्क्वाड है, जब आप बड़े प्लेयर्स की बात करते हो, जो कि उनका प्रॉपर एक ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड आपको नजर आता है, वो है नहीं। और ये आपको याद हो, इससे पहले जब वर्ल्ड T20 की हम तैयारी कर रहे थे, जब हमने खेलने जाना था, तो पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया खेलने आई थी, तो इनके जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने रेस्ट लिया था वर्ल्ड कप से पहले, और आपके सामने जो उनकी सूरत हाल वर्ल्ड कप के अंदर हुई थी। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा माइंडसेट है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट सेटअप ऐसा है कि आप किसी भी अगर प्लेयर को उठा के देखें तो वो साइकोलॉजिकली इतना तगड़ा होता है, क्योंकि शील्ड क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट है दुनिया के अंदर, वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स अपना प्रोड्यूस करके देती है, रिप्लेसमेंट्स उनके पास पड़ी होती हैं। थोड़ा सा जरूर नजर आया कि उनके पास एक्सपीरियंस की कमी थी ऑस्ट्रेलियन टीम की, क्योंकि जब आप माइंडसेट की बात करते हो, ऐसा कप्तान तो बहुत लेट कुछ चेंजेस भी वो बॉलिंग के अंदर लेके, जब बाबर बैटिंग कर रहे थे, बाबर का आपको पता है उस दिन बेशक उन्होंने बड़ा जबरदस्त अपना स्कोर राउंड कोई अपना 50 के करीब उन्होंने स्कोर हाफ सेंचुरी की थी, लेकिन उनको 3 से 4 चांसेस मिले थे बाबर आजम को। लेकिन एक अच्छी चीज मुझे क्या लगी कि एटलीस्ट पाकिस्तान के जो बैट्समैन है, खास करके यंग बैट्समैन की बात करें, आप गाजी गोरी की बात कर लें, उन पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी। लिस्ट कैरियर उनका अच्छा जरूर है, लेकिन 4-डे क्रिकेट के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप 1-डे क्रिकेट की बात करते हैं तो थोड़ा सा वो जरूर इस फॉर्मेट के अंदर नहीं है, लेकिन मिडिल ऑर्डर के अंदर जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स खेली, क्योंकि विकेट थोड़ा टफ था, बॉल आपको पता है ग्रिप भी हो रहा था, इतना आसान नहीं था कि आप रेंज शॉट्स जाके खेले। लेकिन पाकिस्तान की जो सबसे अच्छी जो चीज मुझे लगी वो अरफात मिन्हाज की परफॉर्मेंस थी, क्योंकि जब आप अरफात मिन्हाज की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, पाकिस्तान शाहीन से लेकर तो पाकिस्तान तक, चाहे वो PSL के अंदर उसने बैक टू बैक परफॉर्म किया, और ये प्रेशर डालेगा शादाब खान के ऊपर। क्लियर कट वो नजर आ रहा था कि जब उन्होंने 5 खिलाड़ी आउट किए, फिर अच्छी बात उनको प्रमोट किया गया, अब दी ऑर्डर जाके अपना वो थोड़ा सा फिनिश करे मैच को, तो वो एक चीज आपको नजर आई कि उनके अंदर अगर आप इनको पुश करते हैं तो ये अच्छा एक फॉर्मेट प्लेयर आपके लिए जाके फ्यूचर के अंदर बन सकता है। अच्छा, ये भी बताइएगा अवैस के जो मास सदाकत हैं वो स्कोर कार्ड पर बहुत कोई बड़ा स्कोर जो है उसको पोस्ट करने में नाकाम रहे, तो आपके ख्याल से इस वक्त जो नई जो पौध आ रही है उसमें कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं? हमें अरफात का तो पता चल गया, लेकिन इसके अलावा बैटिंग लाइनअप ठीक करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए कौन आपको नजर आता है? देखिए, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ, आपको पता है, क्योंकि इस वक्त आपने 10 से 11 सीरीज खेली है वर्ल्ड कप के लिए, तो आप अपने कॉम्बिनेशन को चॉप्स एंड चेंज कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर की बात करें, मास सदाकत एक बड़ा अच्छा प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है, उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म भी बहुत तगड़ा किया है। आप इस विकेट की बात करें, थोड़ा सा मैंने कहा ना मुश्किल विकेट जरूर था, स्पिनिंग ट्रैक था, फिर एक आ जाती है बात कि आप अगर आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ चल रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म के अंदर आपको काम नहीं आने वाला। ठीक है, आप मैच जरूर जीते हैं, स्पिनिंग ट्रैक था, लेकिन आपने जाके सीना कंडीशंस में खेलना है, वहां पर आपको बाउंस एंड विद अ पेस बॉल आएगी, तो वहां पर आपके प्लेयर्स स्ट्रगल करेंगे, चाहे वो गाजी है चाहे मास सदाकत है। मास की बात करें, जो उन्होंने शॉर्ट रेंज भी अगर आप देखें तो उन्होंने बड़ा अच्छी एक अपना एक काम किया था ऑस्ट्रेलिया के, उनके जो स्पिनर है उनको अपना उन्होंने बीच में लेके आया, जब मास सदाकत ने कोशिश भी की कि बड़ी बाउंड्री को क्लियर करने की, जहां पर वो कैच आउट हुए थे, तो वो मैच अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस की जब आप बात करते हैं तो अभी भी इनको वो बिल्डअप करने की जरूरत है, क्योंकि लड़का यंग है, आप तनकीद करने का इतना कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि उसने क्रिकेट इतनी ज्यादा खेली नहीं है, लेकिन बड़ा प्रॉमिसिंग अंडर 19 में उसकी परफॉर्मेंस है। आप लिस्टे में उठा के देख लें, डोमेस्टिक में देख लें, उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, तो उसको थोड़ा टाइम जरूर चाहिए होगा। लेकिन एक थोड़ा सा फिर मैंने कहा ना, शॉर्ट टर्म प्लानिंग की जब आप बात करते हैं, सबसे बड़ा जो इशू ये था कि
आप अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो आपके पास 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स थे। उसके अलावा आपने स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के अंदर भी आप देखें कि आपको मजबूरी के तहत आपको सलमान अली आगा को ओवर्स करवाने पड़े थे। वो एक पार्ट टाइम स्पिनर है। जब आप पेस बैटरी की बात करते हैं तो आपके दोनों जो पेस बैटरी है उन्होंने जाके डेथ अपना बिल्कुल एंड के ऊपर जाके उन्होंने खिलाड़ियों को आउट किया है। बीच में हो चाहे ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर हो, वो परफॉर्म नहीं कर पाए। मैंने कहा ना, शॉर्ट टर्म प्लानिंग जब तक आप करेंगे ये इश्यूज रहेंगे। आपके पास अगर पेस बैटरी का फुकदान आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे चल रहे हो कि विकेट स्लो बना दो, टर्निंग ट्रैक बना दो, लॉन्ग टर्म देखेंगे क्या रिजल्ट आते हैं, बस अभी एक रिजल्ट निकाल लो। तो ये आप गलत कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर के लिए, क्योंकि आपने सीना कंडीशंस में वर्ल्ड कप खेलना है। अच्छा। और आपने अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको कंसिस्टेंटली बड़ी टीम्स के साथ मैचेस खेलने पड़ेंगे। आप इंडिया की बात कर लें, आप इंग्लैंड की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये आपस में बहुत ज्यादा मैचेस खेलते हैं, इसलिए तो उनके लड़के रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर जाके। हमारा मसला यह कि हम लोग गैप बीच में बहुत ज्यादा ले आते हैं, जाके रिजल्ट आपका नहीं प्रोड्यूस होता। राइट। अच्छा वैसे अब जिस तरह से हम बात कर रहे हैं सीरीज़ में 1-0 की बर्तरी हमें मिल गई है, कल जो है वो दूसरा मैच होना है कदाफी स्टेडियम लाहौर में, तो कौन कौन से चेंजेस ऐसे हैं जो आपको लगता है कि वो ज़रूर किए जाने चाहिए टीम के अंदर ताकि मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो हमारे सामने आ सके? वैसे भी हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से अवैस अली अभी बात कर रहे थे कि अभी इस पॉइंट पर हम कहें कि हम बहुत एक्साइटेड हो गए, तो ये शॉर्ट टर्म चेंजेस का रिजल्ट है जो हमें दिखाई दे रहा है। खुश नहीं होने देना हम क्रिकेट लवर्स को बिल्कुल खुश नहीं होने देना, क्योंकि बाबर आजम की सपोर्ट करें आप, बाबर आजम को कहते हैं कि अभी परफॉर्मेंस नहीं है, बाद में परफॉर्मेंस नहीं, चले कुछ तो कर रहे हैं वो, कुछ थोड़ा बहुत बेहतरी आ रही है क्रिकेट में, हमें नजर आ रहा है एक तसलसल बाबर आजम। PSL में वो देखा गया, आप देख रहे हैं सीरीज में परफॉर्म कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो उन मैचेस में जिनसे आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं हो सकता है उसमें भी परफॉर्म करना शुरू हो जाए। और आप देखिए कि बाबर आजम जो परफॉर्म कर रहे हैं वो उन यंगस्टर्स के साथ कर रहे हैं जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। हमारे बाकी कोई भी ऐसा स्टार जो पहले खेलता हुआ आया है जिससे हम तवक्को रखते थे, बाबर के साथ रिजवान खेलते हुए आए हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, लेकिन वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और जो करियर सेविंग जो उनकी इनिंग्स होती है, हमने देखा टेस्ट मैच में रिजवान ने आखिरी इनिंग में करने की, अनफॉर्चुनेटली हमें बाकी किसी सीनियर प्लेयर से ऐसी परफॉर्मेंस ना, लेकिन तो हम अगर अपने कर रहे हैं। एग्जैक्टली यंगस्टर्स की आपने बात की, अगर हम अरफात मनास की बात करें, भाई वो ऑनर बोर्ड का हिस्सा बन गए हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और वो इस चीज़ पर क्योंकि कंपेयर करना हम फ़ौरन शुरू कर देते हैं ना कि ये इसकी रिप्लेसमेंट तैयार हो गई, ये इसकी रिप्लेसमेंट तैयार हो गई, तो वो इस चीज़ पर उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि मैं अपनी अलग एक शनाख्त बनाना चाहता हूँ, मैं इस तरीके से नहीं चाहता कि किसी का मुतबादिल बन जाऊँ या फिर मुझे इस तरीके से पहचाना चाहे। तो ये वैसे बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आप अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं, आप किसी की जगह नहीं लेना चाह रहे, कोई बुरा तासुर नहीं छोड़ना चाह रहे। वैसे एक परफॉर्मेंस दोनों भाइयों की जो मिन्हास ब्रदर्स हैं जिनको हम स्पेशली PSL में ही नजर आ गई थी अपनी अपनी टीम्स के लिए, कैसी परफॉर्मेंस थी, तो अब देखिए अच्छा ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में भी जो उनके सीनियर प्लेयर्स हैं, लेबुशेन वगैरह खेल रहे थे, तो उनको भी अरफात नहीं आउट किया है, तो एक तो ये, दूसरा ये कि वो नॉट आउट रहे हैं, उन्होंने उसके साथ स्कोर कार्ड पे भी जो है कुछ रन स्कोर किए, और हमें नजर आ रहा है कि दोनों तरफ वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बॉलिंग में तो कर ही रहे हैं, परफॉर्मेंस दिखाई रहे हैं, लेकिन बैटिंग भी उनकी अच्छी थी, उनको ऊपर खिलाया गया और उसमें भी वो कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे। और डेविड वार्नर ने भी बड़ी तारीफ की है उनकी, और अलग तरीके से उनकी परफॉर्मेंस को खराज तहसीन पेश किया है, तो ये बड़ी चीज़ है। अच्छा, मां सदाकत से जो एक्सपेक्टेशन थी ना वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हमें अवैस बता रहे थे कि उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, जबकि वो जो है खेलते हुए आए हैं और वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ फर्स्ट क्लास में भी अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, मुख्तलिफ सीरीज़ में भी अच्छा परफॉर्म करते रहे, लेकिन अब जब उन्हें परफॉर्मेंस का जो असल में मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, उसमें वो परफॉर्म ना कर पाए, दिस वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेट्स सी कि क्या अगले मैच में परफॉर्मेंस रहती है और परफॉर्म जिस तरह का अली चाह रहे हैं कि वो करें, वो वैसा कर पाते हैं कि नहीं। वैसे दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब एक्सपेक्टेशंस होती हैं शायकीन की उस ख़ास प्लेयर से, तो वो उस वक्त परफॉर्म नहीं करता और फिर आप कहते हैं कि यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो देखते हैं कि हमारे प्लेयर्स क्या परफॉर्म करते हैं अगले मैच में। जो सीरीज़ है जिसको हम कह रहे हैं कि अगर हम कह लें कि ऑस्ट्रेलिया की B टीम से हमारा मुकाबला है, तो ये वैसे गलत नहीं होगा, दुरुस्त ही होगा। तो अली की तरह उम्मीद लगा के रखते हैं कि जी ये सीरीज़ हम अपने नाम कर लें, कहीं ना कहीं शायकीन खुश हो जाएंगे कि जनाब चलो कोई सीरीज़ तो हम जीते। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर।
वेलकम बैक। आपको बताते हैं कि जब किसी नए ड्रामे के टीजर ही आवाम में इतना बज़ क्रिएट कर दें तो समझ जाइए कि एक बड़ी कहानी स्क्रीन पर आने वाली है। और अब एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट लेकर आ रहा है एक और हाईली एंटिसिपेटेड ब्लॉकबस्टर सीरियल राजा लंदन का। लगातार बेहतरीन और मुनफरिद प्रोग्रामिंग पेश करने के बाद एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट अब एक और ज़बरदस्त ड्रामे के साथ तैयार है जो 1 जून से स्क्रीन की जीनत बनने जा रहा है। इस ड्रामे के टीजर्स ने ऑन एयर होते ही सोशल मीडिया और आवाम में ज़बरदस्त किस्म की क्यूरोसिटी पैदा कर दी है और हर तरफ बस एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर राजा लंदन का की असल कहानी क्या है। और इसी मिस्ट्री ने नाजरीन को इस ड्रामे के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी और ख़ास बात समर जाफरी का लीड रोल में नजर आना है। जी हाँ, जो अपनी वर्सेटाइल पर्सनालिटी, हकीकत से करीब अदाकारी और यंग सेंसेशन के तौर पर पहले ही ऑडियंस की भरपूर तवज्जो हासिल कर चुके हैं। उनके साथ उमैमा सलीम और ज़ावियार नुमान एजाज भी अहम किरदारों में नजर आएंगे और यही जो ज़बरदस्त कास्ट है इस प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा खास बना रही है। ड्रामे की हाई प्रोडक्शन क्वालिटी, सिनेमैटिक विजुअल्स, मजबूत स्टोरी टेलिंग के चर्चे पहले ही हर तरफ सुनाई दे रहे हैं, तो हम आपको पहले कुछ झलकियां दिखाते हैं। तब आपको आगाह करते चले कि एमएनए सुल्तान अली खान, जिन पर अब से कुछ देर पहले कानसाना हमला हुआ था, वो जख्मों की दाग ना लाते हुए शहीद हो गए हैं। सुल्तान अली खान साहब के बाद इस कुर्सी पर बैठने का असल हकदार आदिल सुल्तान है। सारे पत्ते मैंने बिछाए थे, बाजी कौन लेगा? दी आदिल सुल्तान। सियासत के इस खेल में अपने मोहरे खड़े करो। जाओ, वो कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपनी टीम में खुद लेके आऊंगा वो लोग जो सिर्फ मेरे। और ये लड़का उस टीम की शुरुआत है। एक अमानत है मेरी, हिफाजत कर पाओगे उसकी। उसूल है, किसी को भी मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ता। आदिल ज़हीन है, ज़ीरक है, लेकिन कोई ना कोई तो कमजोरी होगी ना। रानिया मिर्जा। से तुम्हारा नाम राजा किसने रखा? हमारा लंदन का राजा है। बाजार वालों। गेम खेलने के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं। छोड़ दो राजा। अच्छा खेल खेल रहे हो। कोई मुझसे इतनी नफरत करता कि वो उनकी भी जान खतरे में डाल रहा था। सिर्फ मोहब्बत ही अंधी नहीं होती, नफरत मोहब्बत से ज्यादा अंधी होती है। मैं जानता नहीं हूँ कि वो कौन है। क्यों धोखा दे रहे हैं आदिल को? जैसे नजर आते वैसे नहीं है ये लोग। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो जो भी है वो हमारे आसपास है। वो आस्तीन के साथ तुम हो। बड़े धमाके का वक्त आ चुका है। सियासत में लीडर और मोहब्बत में महबूब कभी नहीं मरता है। ऐसे नहीं लग रहा जैसे कोई मूवी देख रहे हैं या मूवी है, ये कोई ड्रामा नहीं है। तो आप देखें कि किस तरह ज़बरदस्त सिनेमाटोग्राफी है और बेहतरीन जो है आपको विजुअल्स नज़र आ रहे हैं। और जो एक्टर्स हैं वो एक्टर्स तो कमाल के हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि स्क्रीन कितनी शानदार और चमकती दमकती दिखाई दे रही है। तो नाज़रीन बेसब्री से इसके ऑन एयर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। एक नई इंगेजिंग और एंटरटेनिंग कहानी के साथ देखिए राजा लंदन का 1 जून से हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।